हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें जो भी आर्टिकल रहेगा उसका मैं आपको समरी एज वेल एज ये कैसे इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर प्री मेंस वो बताने वाला हूँ। इसी के साथ एक अच्छा न्यूज़ ये है कि एपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और जो एग्ज़ाम है वो उसको टेंटेटिवली शेड्यूल किया है जून 1 को। तो होपफुली जून 1 या फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी हमें एपीएससी के लिए या फिर जो आसाम के जो भी एस्पिरेंट्स है जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी के लिए, तो उनके लिए अच्छा मौका है। तो इस समय उनको क्या करना है कि उनका जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है उसको रिवाइज करना है। उसी के साथ जो प्रीलिम्स के लिए जो पेपर 1 है उसमें एपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस में 33% का वेटेज दिया गया है कि 33% मिनिमम क्वेश्चन आसाम स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। और अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें, लास्ट 2-3 साल का, तो उसमें देखा गया है कि आपका लगभग 40% क्वेश्चन, अर्थात 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन लगभग आसाम स्पेसिफिक पूछे गए हैं। तो इसीलिए आपको जो आसाम स्पेसिफिक पार्ट है उसमें ध्यान देना है विथ योर जीएस पेपर 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 तो प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाएगा। फिर भी क्या है, आपका जो सी सेट है उसमें डिसीजन मेकिंग का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर उसके पहले भी एम्पैथी के बारे में पूछा गया था, या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए एथिक्स थोड़ा मददगार होता है, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एथिक्स कवर करना है प्रीलिम्स के लिए। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है पेपर 1, आपको पेपर 1 के लिए आपका फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। तो कंसेप्ट तो आपने, जो कंसेप्ट है, फैक्ट है, वो आपने फाउंडेशनल अपने लर्निंग में आपने सीखा ही है। तो अभी क्या करना है आपको, अपना जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिए, उसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। कंसेप्ट में भी ध्यान दें और फैक्ट में भी ध्यान दें। फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से ब्रश अप करें, क्योंकि फैक्ट और कंसेप्ट दोनों मिला के ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 की प्रिपरेशन करते करते आप पेपर 2 जो सी सेट है उसको भूल मत जाइएगा, क्योंकि सी सेट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपको 67 मार्क्स लाना है। और ये अगर नहीं आया तो आपका जो पेपर 1 है वो चेक नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान दीजिएगा इस बातों में कि आपको सी सेट का जो पेपर है उसको भी आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो कोई अगर ज़्यादा वीक है सी सेट पेपर में तो वो सी सेट पेपर को रेगुलर बेसिस में 1-2 घंटे प्रैक्टिस करे। जो स्ट्रांग है उसमें वो भी क्या करे, एटलीस्ट वीक में 1-2 बार तो उसको देख ही ले। ओके, तो उससे क्या है, आपको सी सेट का जो टेंशन है वो दूर रहेगा। ओके, तो इसके बाद और एक अनाउंसमेंट ये है कि आपका एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। तो आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा क्लासेस कराई जाएंगी। और जो भी क्लासेस होंगी वो बोथ मोड में अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इसी के साथ जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारा इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है जो वो एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क 6002417488 नंबर में। और कोई अगर आपका प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है, ओके, अपकमिंग एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज़ है, तो आपका यूपीएससी का भी प्रीलिम्स मई 25 को होने वाला है। तो उसके लिए भी कोई डाउट है और जून 1 टेंटेटिवली जो शेड्यूल किया गया है एपीएससी प्रीलिम्स का, तो उसके लिए अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आर्टिकल हम देखने जा रहे हैं इसमें मैं सिर्फ आपको इस आर्टिकल का समरी एज वेल एज आपका ये प्री और मेंस के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट रह सकता है वो ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला आर्टिकल बात करता है वी दी पीपल। तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया कहाँ लिखा हुआ है, हमारे प्रियम्बल में। ओके, और यही क्या सुझाव, इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स वी आर अ डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है, पीपल का है। इसीलिए वी दी पीपल ये हमें ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेसी तो नीचे लिखा हुआ ही है, लेकिन जब वी दी पीपल ऑफ इंडिया बोल दिया तो इसमें हम सभी हैं। लेकिन अभी इसमें ये
जो आर्टिकल है ये क्या बताना चाह रहा है कि वी दी पीपल नीदर फ्री ऑफ फेयर नॉर फियरलेस, कि हम अभी भी फ्री नहीं हैं फेयर से, और अभी भी हम फेयरलेस नहीं हैं। हमारे लाइफ में डिफरेंट फेयर हमें जकड़ के रखी है, वो चाहे आपका सोसाइटी का फेयर हो, पॉलिटिकल फेयर हो, या इकोनॉमिक फेयर हो। तो इसमें अभी क्या किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के रेफरेंस में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि माइंड को हमेशा फेयरलेस होना चाहिए, और फेयरलेस माइंड ही क्या कर सकता है, आपका चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, और एक फ्रीडम के साथ हम जी सकते हैं। तो फेयरलेस होना बहुत ज़रूरी है, और सोसाइटी में जो फेयर क्रिएट किया जाता है, वो चाहे सोशल फेयर हो, पॉलिटिकल फेयर हो, इकोनॉमिक फेयर हो, इन सभी तरह का जो फेयर है, इससे मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है सभी को, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेना ज़रूरी है। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और इसके साथ आप जो आंग सान सूकी जी है, उनका भी रेफरेंस आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि फ्रीडम क्या है। तो उन्होंने एक किताब लिखा था, फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि जब डर से आप मुक्त होंगे तभी क्या होगा, फ्रीडम आएगा। तो लोगों को अगर फ्री लाइफ जीना है तो उनके लिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हर सेगमेंट में उनके मन में फियर नहीं होना पड़ेगा। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि लोग अगर सोसाइटल कंडीशन ऐसा है, पॉलिटिकल कंडीशन ऐसा है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा है कि लोग बाउंड है फेयरफुल होने के लिए, वो फेयरलेस नहीं हो सकते हैं। तो कैसे हम एक फेयरलेस सोसाइटी बना सकते हैं, जिसमें किसी को किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं है, वो आज़ादी से जी सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम, आपको कभी पूछा जा सकता है कि आज़ादी या फिर इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का क्या अर्थ होता है। तो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको कोई कॉलोनियल पावर इंडिपेंडेंस दे के चली जाए। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप देश के अंदर बिना किसी फियर के, विथ ऑल शॉर्ट ऑफ फ्रीडम, आप गुजर बसर कर पा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ आप जी रहे हैं। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें आपका डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फियर दिखाया गया है कि फियर का कितना डायमेंशन हो सकता है। ओके, तो एक तो आपका पहला इसमें ये कहा गया है कि फियर एज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन वर्सेस इंडियन वेरिएंट। तो ऐसे तो आप पूरे दुनिया में ही फियर का माहौल देख सकते हैं, जैसे कम्युनल वायलेंस का माहौल आप डिफरेंट रीजन में देख सकते हैं। फिर आप दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट देख सकते हैं, जिससे लोगों के मन में फियर आता है। फॉर एग्जांपल, आप रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट देखें, या फिर इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट देखें, तो उसमें भी क्या है, लोग एक फियरफुल सिचुएशन में जी रहे हैं। या फिर आप डिफरेंट सिविल वॉर को देखें, फॉर एग्जांपल म्यांमार में जो कंडीशन है उसका देख ले आप। फिर बांग्लादेश में जो अपहीवल आया, उसके वजह से लोग क्या है, फियरफुल है। तो इसमें ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है, लेकिन अभी यूनिवर्सल फेनोमेनन को भी आपको समझना है कि यूनिवर्सल लेवल में कैसे, कौन सी कन्फ्लिक्ट है, कौन से प्रॉब्लम है, जिसके वजह से लोग क्या है, फ्रीली नहीं रह पा रहे। फ्रीली रहने के लिए क्या है, सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी क्या इंश्योर करेगा, आपको फेयरलेसनेस को इंश्योर करेगा। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, इंडिया का पर्सपेक्टिव देखना है। अगर आप कम्युनल टेंशन्स देखें हमारे सोसाइटी में, तो इससे आप देखेंगे कि कश्मीर में, जम्मू में, ओके, फिर यूपी के डिफरेंट रीजन में, फिर आपके डिफरेंट एथनिक रीजन में, जैसे मणिपुर में ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल जो कन्फ्लिक्ट होके रखा है। तो उससे भी क्या है, लोगों के मन में फियर है, लोगों का डेथ हो रहा है, लोगों को जो एक आपका नॉर्मल लाइफ चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेंस में क्या है, ये आर्टिकल अभी जो बता रहा हूँ ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस आपका ऐसे राइटिंग के लिए, और प्लस जीएस पेपर फॉर एथिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ऐसे तो अक्रॉस ऑल दी पेपर्स इसका इंपॉर्टेंस है फॉर मेंस। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कास्ट बेस्ड फियर है, कि आपके जो हमारे सोसाइटी में क्या है, कास्ट डिवीज़न है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसमें आपके कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, एक फियर क्रिएट करती है। और जो जेंडर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस आप देख सकते हैं, एट्रोसिटीज़ देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, फियर को क्रिएट करता है। और इससे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो आपका लिबर्टी होता है,
जो फ्रीडम होता है वो सप्रेस होता है, और जब लोगों का लिबर्टी, फ्रीडम और लाइफ को वल्नरेबल किया जाएगा तो उससे क्या है, उन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। और ये क्या है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है, इक्वालिटी को दर्शाता है। और इक्वालिटी में क्या आता है कि सभी का आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन अगर सोसाइटी में इस तरह से सेपरेशन रहेगा, फियर रहेगा, तो क्या करेंगे, लोग उभर नहीं पाएंगे। फिर आपका पॉलिटिकल फेयर रहता है, तो पॉलिटिकल फेयर में भी आपका रोल ऑफ स्टेट, तो स्टेट का रोल क्या है कि आपका जो लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस करना, रॉन्गफुल अरेस्ट करना, सिविल सोसाइटी के ऊपर क्रैकडाउन करना। तो ये सभी चीज़ें क्या है, स्टेट के द्वारा क्रिएट की गई फियर है। तो डिफरेंट आप नेशन में ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। फिर आप नेशन नॉन स्टेट एक्टर्स, तो नॉन स्टेट एक्टर्स में आप जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से फिर आपके जो गूंस का जो प्रॉब्लम है, जो गुंडे होते हैं सोसाइटी में, ओके, उसका एक डर है, स्मगलर का, क्रिमिनल्स का। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, आपकी सोसाइटी में एक फियर बना के रखती है लोगों के जहन में, तो उसको दूर करना ज़रूरी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का थ्रेट आ सकता है जर्नलिस्ट को, विसल ब्लोअर के ऊपर, आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर, क्योंकि इनको सिस्टमेटिकली डराया जाता है सच को बाहर ना निकालने के लिए। तो अगर सच बाहर नहीं आया तो करप्शन बढ़ता रहेगा, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता रहेगा, और उससे क्या है, जो सोसाइटी की वाइटल्स है उसको ये चीज़ें खाती रहेंगी। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जब इन जनरल आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम समझ में आएंगी। अभी आपको ये आर्टिकल समझने के लिए क्या है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल प्रॉब्लम्स आपको पता ही है, वो सभी चीज़ें कैसे सोसाइटी में फेयर को जन्म दे रही है, क्रिएट कर रही है, उससे लोगों का राइट्स कैसे सप्रेस हो रहा है, वो चाहे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, उसमें आप डिफरेंट कास्ट ग्रुप हो, डिफरेंट एथनिसिटी के ग्रुप हो, या फिर जेंडर हो, ओके, तो वो देखना ज़रूरी है। तो इसमें एलजीबीटी का मुद्दा इसमें हमने ऐड नहीं किया है, तो एलजीबीटी का मुद्दा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो कैसे ट्रांसजेंडर लोग एक फियर में जीते हैं कि सोसाइटी में उनको जगह नहीं दिया जाता है, उनको आउट कर दिया जाता है। फिर जो आपके लेस्बियन है, गे है, उनको सोसाइटी में क्या है, जो उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, लोग उनको टॉर्चर करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको पता ही है, आप खुला सोसाइटी में ये सभी चीज़ें देखते हैं, कौन से फेयर है, और इस फेयर को दूर करने का क्या उपाय है, कैसे हम फेयरलेस इंडिया क्रिएट कर सकते हैं। तो होपफुल नोट में आपको क्या करना है, वे फॉरवर्ड लिखना है। तो फियर कैन बी ओवरकम थ्रू कलेक्टिव रेजिस्टेंस, तो कलेक्टिवली काम करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। कहीं भी कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए सभी को एक साथ जुटना होगा। जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे उनको स्ट्रांग बनाने होंगे, जैसे पुलिस है, तो अभी पुलिस से लोगों को डरना नहीं होगा। अब पुलिस का काम है क्या, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो अगर पुलिस से लोग डरेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पर्पस है इंस्टीट्यूशन का वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है, जैसे पुलिस है, तो पुलिस क्या कर सकती है, या फिर जो जुडिशरी है वो क्या कर सकती है, लोगों का जो फियर है उसको दूर कर सकती है बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। और जो भी फियर क्रिएट कर रहे हैं उस एलिमेंट को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। तो इसके लिए और क्या क्या चाहिएगा, गुड गवर्नेंस चाहिएगा। गुड गवर्नेंस फियर को हटा सकता है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को और स्ट्रेंथन करना होगा। सिविल सोसाइटी, मीडिया क्या कर सकती है, रेस्पॉन्सिबली एक्ट करके पब्लिक नैरेटिव शेप कर सकती है, पब्लिक को और एम्पावर कर सकती है। तो इस जगह में आप क्या है, हैन्ना एरेंट जी के बारे में भी लिख सकते हैं। तो हैन्ना एरेंट कौन है, जो जीव एट्रोसिटी है, जो आपके जीव के ऊपर एट्रोसिटीज चला था ड्यूरिंग हिटलर रेजिम, तो उसकी एक सर्वाइवर है। तो उन्होंने भी लिखा है कि जो पीपल है उनको कलेक्टिवली काम करना है, ताकि इस तरह के जो भी आपके ऑथोरिटेरियन रजीम है या फिर जो भी फियर है उसको दूर किया जा सके और लोगों को फ्रीडम दिया जा सके एक्चुअल सेंस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये आर्टिकल ऐसे के पर्सपेक्टिव से, फिर आप जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, आईआर के पर्सपेक्टिव से,
ओके। फिर आपका जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, फिर आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें मैंने हन्ना अरेंट जी और आंग सान सूकी जी के बारे में भी एक्स्ट्रा मेंशन किया विथ रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एडोलसेंस। तो अभी एडोलसेंट क्या होते हैं? तो जो भी हमारे बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपके अप टू 18 ईयर्स तक, 0 से लेके 18 ईयर्स तक सभी को हम माइनर बोलते हैं। लेकिन ये जो माइनर है या फिर जो चिल्ड्रन है, इनका भी कैटेगरी होता है। तो जैसे 0 से 6 मतलब पैदाइशी से लेके 6 ईयर्स तक इनको इन्फेंट कहा जाता है, जिस समय ये पेरेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। उसके बाद 6 टू लेके 11 तक ये आपका चाइल्डहुड एज हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, चाइल्ड धीरे धीरे आपका खुद से काम या फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं वो करना सीखते हैं। फिर 11 से लेके ऑलमोस्ट आपका 18-19 तक इसको एडोलसेंट पीरियड कहा जाता है। तो अभी जो भी हमारे एडोलसेंट है, वो चाहे आपके गर्ल हो या बॉय हो, तो उनके ऊपर डिजिटल जो मीडिया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्पेशली जैसे सोशल मीडिया में आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फिर आपका यूट्यूब हो। ओके, तो इन चीज़ों का कैसा असर पड़ रहा है, प्लस सोशल जो भी मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो कैसे एडोलसेंट का जो आपका साइकोलॉजी है उसके फ्रेमिंग में कैसे आपका रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और ये आर्टिकल क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है कि आपके जो भी अभी एडोलसेंट बच्चे हैं, तो उस समय में क्या होता है, एडोलसेंट जैसे आपके 0 to 6 ईयर्स जो इन्फेंट एज होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर आपके 6 to 11 ईयर्स में स्कूलिंग चालू हो जाता है। तो स्कूल के जो भी बच्चे हैं वो स्कूल से चीज़ें सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, फिर आपके फैमिली से तो सीखते ही हैं। फिर 11 से लेके 18-19 ईयर्स के बीच में क्या होता है, उनका जो सीखने का स्कोप होता है, उनके मेंटल डेवलपमेंट का, मॉरल डेवलपमेंट का और फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ फैमिली ही नहीं, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये भी रोल प्ले करते हैं। तो ट्रेडिशनली आप अगर देखें तो आपका फैमिली या फिर पेरेंटिंग रोल प्ले करता था और करता है। फिर आपके सोसाइटी या फिर सोसाइटी के साथ जो फ्रेंड्स होते हैं वो, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन आज के समय पे क्या है, टेक्नोलॉजी भी एक रोल प्ले कर रहा है और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इन्फेंट है, इन्फेंट एज से ही बच्चों को हाथ में मोबाइल मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, उनके साइकोलॉजी पे बुरा असर पड़ता है। क्योंकि आपके इंटरनेट में जो भी कंटेंट है वो तो आपके मॉडरेट, जो भी कंटेंट है वो आपके एक्सट्रीम कंटेंट भी रह सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, चाइल्ड के साइकोलॉजी पे, स्पेशली एडोलसेंट के साइकोलॉजी पे बहुत ही बुरा असर दिखने को मिलता है। तो आप कभी देखते हैं ना कि क्यों एक 13 ईयर बच्चे ने क्या किया, किसी क्लासमेट का कत्ल कर दिया। तो ऐसे चीज़ें उन्होंने सीखी कैसे, उन्होंने किया कैसे ये सभी चीज़ें। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके या तो आपके सोशल मीडिया से या फिर फैमिली क्लैशेस से या फिर सोसाइटी से लर्न किया है। क्योंकि देखिए, आप जो भी इंसान है, बच्चों को छोड़ दीजिए, ओवरऑल इंसान को भी अगर हम देखें तो इंसान क्या है, एक सोशल प्रोडक्ट है। तो इंसान का जो भी मॉरल है, जो भी इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो भी डेवलप होती है वो बिकॉज ऑफ एक इकोसिस्टम की वजह से डेवलप होती है। और उस इकोसिस्टम में डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे फैमिली है, सोसाइटी है। तो एक बच्चे का अच्छा होना, बुरा होना, ओके, वो पूरा डिपेंड करता है इन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। और इन फैक्टर्स में भी टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। तो अभी इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रियो टाटे के बारे में, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, टाटे ही है ये, एंड्रयू टाटे जो है, उनके जो ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो ये क्या करते हैं, आपके प्रमोट करते हैं मिसोजेनिस्टिक एंड हाइपर मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजीज़ को। तो अभी जब ये मिसोजेनिस्टिक मतलब वुमेन के अगेंस्ट जो प्रिजुडाइस है उसको जब ये प्रमोट करते हैं, तो बाकी जो उभरते हुए बच्चे हैं उनके अंदर क्या होता है, ये आइडियोलॉजी आपकी इम्पैक्ट करती है। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, टॉक्सिक जेंडर नैरेटिव क्रिएट होता है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, सोसाइटी में अगेन आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
तो ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से कि गवर्नमेंट कैसे डिफरेंट पॉलिसी के ज़रिए इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जीएस पेपर 3 आपके अगेन जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन जीएस पेपर 4 में आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चों के एथिक्स फॉर्मेशन में, मॉरल डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से समझनी जरूरी रहेंगी। और बाकी जो भी चीज़ें हैं पॉसिबल, जो भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और पास्ट में भी यूपीएससी एपीएससी ने ऐसे पेपर में, फिर आपका जीएस पेपर 1 में, फिर एथिक्स में क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। ओके, तो ये समझना ज़रूरी रहेगा। तो आप सभी अभी तो अपने डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आसाम में अभी एपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट करने वाला है, फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, तो सब प्रीलिम्स के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी पढ़ाई है इंटीग्रेटेड रखनी है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को अलग नहीं देखना है। ओके, ये बात ज़रूरी है कि जब प्रीलिम्स का डेट निकल जाता है तो उसके पहले हमें क्या है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखना पड़ता है पढ़ाई को। लेकिन ध्यान रखिएगा मेंस का भी साइड बाय साइड आपको ध्यान रख के ही प्रिपरेशन करना है, ताकि आपका प्री के बाद मेंस भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत ही कम समय मिलता है। ओके, तो इसीलिए जैसे एथिक्स जैसे सब्जेक्ट बहुत एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, प्री के बाद के लिए छोड़ देते हैं, तो उन 2 महीनों में एथिक्स को कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या क्या करना है, 1 साल आपको पूरा देना है प्रिपरेशन में, पूरा फाउंडेशनल में लर्निंग में आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल सभी चीज़ें कवर करनी होती है। ओके, नेक्स्ट है कलेक्टिव एक्शन देन दोस्ती। तो ये पी चिदम्बरम साहब जी ने ये आर्टिकल लिखा है और ये थोड़ा क्रिटिकल लिखा है अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो इसमें कहा गया है कि जो हम अपना डिप्लोमेसी निर्धारण करते हैं विथ डिफरेंट नेशन, तो इसमें हमें क्या करना है, कलेक्टिव वेलबींग को देखना है इंस्टीड ऑफ दोस्ती। हमें इंस्टीट्यूशन में ध्यान देना है, हमें आइडियोलॉजिकल चीज़ों में ध्यान देना है, ना कि अपना पर्सनल रिलेशंस को निभाना है। तो उससे क्या होता है, जो देश का इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट, वो स्टेट पे आ जाता है। वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ट्रम्प साहब के एरा में आप देख सकते हैं कि ट्रम्प साहब ने आपको ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के बारे में बात कही है। फिर आपके पनामा कैनल को भी वो एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या कर सकती है, अभी इन फ्यूचर अगर एक्वायर की गई तो इसमें इंडिया क्या स्टैंड लेगा, क्योंकि इंडिया तो एक अच्छा क्लोज टाई मेंटेन कर रहा है विद यूएसए। तो हम उनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्रिटिसाइज़ नहीं भी करते हैं तो इन फ्यूचर अगर चाइना एक्सपैंड करने लगा, अगर रशिया एक्सपैंड करने लगा यूक्रेन में, इजराइल एक्सपैंड करने लगा पैलेस्टीनियन रीजन में, तो उससे हम कैसे, उसमें हम कैसे स्टैंड लेंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि आपको जो डिप्लोमेसी है उसको इंस्टीट्यूशनल बनाना है, उसको आइडियोलॉजिकल बनाना है, उसमें देश का हित एज वेल एज ओवरऑल हित देखना ज़रूरी है, ना कि पर्सनल रिलेशन देखना ज़रूरी है। तो वही चीज़ें इसमें दर्शा रहा है कि अभी ट्रम्प साहब का अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में कहा गया है कि जो ट्रम्प साहब का डिसीजंस है दैट आर पर्सनल एंड ट्रांजैक्शनल रादर देन इंस्टीट्यूशनल। लेकिन जो भी डिप्लोमेसी है उसको हमें इंस्टीट्यूशन में ध्यान देना है, ना कि पर्सनल जो भी हमारी फिलोसफी है उसमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्ती ये सब तो ठीक है, लेकिन उसी के साथ हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि ग्रेटर गुड को कैसे एंश्योर किया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्लस हमारे भी यूएसए के साथ अगर दोस्ती अच्छी भी है, लेकिन उसमें भी क्या है, हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इस दोस्ती से हम जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मास डिपोर्टेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लगभग 7 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस यूएसए में रह रहे हैं। फिर जो H1B वीज़ा है जिसके तहत हमारे टेक्नोक्रेट्स क्या करते हैं, यूएसए में एम्प्लॉयड होते हैं, तो उसका भी रिडक्शन किया जा रहा है, जो हमारे आईटी एक्सपोर्ट को और रिमिटेंसेस को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है और रिमिटेंसेस मतलब जो कमाई होती है बाय हमारे नेशनल्स फ्रॉम यूएसए। फिर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रीन कार्ड
कन्वर्जेंस। तो ग्रीन कार्ड क्या है? ये यूएसए के द्वारा दिया गया एक स्पेशल फैसिलिटी है। तो जो भी ग्रीन कार्ड होल्डर होते हैं वो परमानेंटली यूएसए में रह के काम कर सकते हैं। बस पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिलता है, राइट टू वोट वो नहीं मिलता है। लेकिन अगर ग्रीन कार्ड मिल गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सिटीजनशिप भी एक्वायर कर लेंगे। फिर आपके फैमिली रीयूनिफिकेशन में भी क्या है, प्रॉब्लम आने वाला है इन फ्यूचर, जो अभी का यूएसए का रुख है। तो इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। देन आवर फ्रेंडशिप विथ यूएसए। देन है ट्रेड एंड टैरिफ वार, इंडिया एट अ डिसएडवांटेज। जो अभी रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कहा जा रहा है बाय यूएसए, तो उसके लिए क्या है, हम अभी डिसएडवांटेज कंडीशन में है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस है विथ यूएसए। और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए के तरफ से लगाया जाता है और टैरिफ को हाई कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएसए को, वो उसमें आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारे जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, एक रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो अभी के समय में यूएसए का जो रुख है वो रूल बेस्ड ऑर्डर की जगह क्या है, अमेरिका फर्स्ट है, या फिर यूनिलैटरल पॉलिसी है, या फिर आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है, जो हमारे जो आदर्श है उसके खिलाफ है। तो इनको कैसे टेकल किया जा सकता है, तो इसके ऊपर देखिए, ये आर्टिकल क्रिटिकल है नो डाउट, लेकिन जब हम चीज़ों का क्रिटिकल आर्टिकल देखते हैं ना, तो उससे हमारा जो सोचने का कैपेसिटी होता है वो बढ़ता है और पर्सपेक्टिव हमारा डेवलप होता है। तो कोई भी चीज़ है उसको आपका उसका साइड देखना ही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है ये मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, प्रोबेबल, ऐसे टॉपिक सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यूएसए के जो भी रुख है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन जुडिशरी। तो जो हमारा गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो ये आर्टिकल स्पेशली जुडिशरी के ऊपर बात कर रहा है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि जो 4 आर्टिकल है, इसके बाद और एक आपके टॉपिक लिया है, वो भी जुडिशल रिफॉर्म के बारे में है। उसमें एआई के बारे में कहा गया है कि एआई को कैसे जुडिशरी के रिफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, कैसे जो जुडिशल बैकलॉग है, फिर जुडिशल डिलेज है, उनको कैसे कम किया जा सकता है। ओके, फिर जो लीगल एजुकेशन है उसमें कैसे एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इन चीज़ों को भी देखना होगा। ओके, तो पहले देखते हैं ये आर्टिकल। तो ये आर्टिकल स्पेशली बात करता है, आप देख सकते हैं हेडलाइन से, कि सिटीजन लूजिंग ट्रस्ट इन जुडिशरी सेज फॉर्मर सीजेआई। तो ये फॉर्मर सीजेआई कह रहे हैं कि सिटीजन का ट्रस्ट जो है वो कम हो रहा है जुडिशरी के ऊपर। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, जिस वजह से ट्रस्ट लूज़ हो रहा है, जैसे जस्टिस में डिले हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी कम है। ओके, फिर अभी रिसेंटली जो आपने देखा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज के घर में बहुत सारे आपके कैश बरामद हुए, तो ये सभी चीज़ों को क्या करना है, ठीक करना ज़रूरी है। ओके, एक्सेसिबिलिटी लाना ज़रूरी है, जो डिसीजन है फास्ट एंड करना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है, जो एलिजेड करप्शन के बात आते रहते हैं उन चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि लॉ प्लेस फंडामेंटल रोल इन शेपिंग ए सोसाइटी। तो जब लॉ, जितना बेहतरीन लॉ होगा सोसाइटी में, और जितने बेहतरीन तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एडजुडिकेट किया जाएगा, उसी तरह से क्या है, सोसाइटी फ्रेम होगा। तो लॉ क्या करती है, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, एक सोसाइटी को बेहतर बनाती है। लेकिन अभी सिर्फ लॉ मेक करने से नहीं होगा, लॉ मेकिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उसका एडजुडिकेशन सही तरीके से होना ज़रूरी है। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका पहला तो कितना प्रॉब्लम है हमारी जुडिशरी में वो गिनाया गया है, उसके बाद कौन से रिफॉर्म लाने ज़रूरी है वो भी दिखाए गए हैं। तो इसमें आपके वाई इज़ पब्लिक ट्रस्ट इन दी जुडिशरी डिक्लाइनिंग। तो जुडिशरी में ट्रस्ट डिक्लाइनिंग के कौन कौन से रीज़न हैं, तो इसमें फॉर्मर सीजेआई ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना जी ने हाईलाइट किया है ये सभी चीज़ें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेंडिंग केसेस है कोर्ट में, वो आपके लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है लगभग। तो इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट इरोड होता है।
लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए क्या करना है, आपके स्विफ्ट तरीके से, प्रिएम्प्टिव तरीके से जो जस्टिस डिलीवरी है उसको करना है। तो अभी 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग होने की वजह भी तो कोई होगी। तो क्या है, डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक जो एमिनिटीज़ फॉर रहनी चाहिए, कोर्ट रूम, जैसे कोर्ट रूम की कमी है। फिर कोर्ट रूम में जजेस चाहिए, तो जजेस की कमी है। तो इसमें दिखाया गया है कि हाई कोर्ट में लगभग आपका एवरेज 30% वैकेंसी है, ओवर 30%। कहीं कहीं कोई कोई हाई कोर्ट में तो ये 50% तक भी है। तो जो भी वैकेंसी है इसको कम करना ज़रूरी है। फिर ट्रांसपेरेंसी का एक कंसर्न है कि नेपोटिज्म को प्रमोट किया जा रहा है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो उसको कम करना ज़रूरी है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आपके इक्विप करना ज़रूरी है विथ टेक्नोलॉजी, ताकि फॉल्स केसेस को कम किया जा सके, रॉन्गफुल अरेस्ट को ख़त्म किया जा सके, जो डिलेड हो रहा है जस्टिस में उसको ख़त्म किया जा सके। और क्या रिफॉर्म किया जाना चाहिए, तो ऊपर जो भी देखा है उसका उल्टा आप लिख सकते हैं कि स्पीडी जस्टिस मेजर लेने हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाने हैं, ई कोर्ट लाने हैं, मीडिएशन का सिस्टम लाना है, जुडिशरी में डाइवर्सिटी लाने हैं, डिफरेंट जो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनको जजेस के तौर पे अपॉइंट करना ज़रूरी है। फिर जो लीगल लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है अभी क्या होती है, आपके लोकल लैंग्वेज में कम प्राधान्य दी जाती है, तो उसको प्राधान्यता देना ज़रूरी है कि लोकल लैंग्वेज में आपका जो भी प्रोसीडिंग्स है वो चले, ताकि जो आपके एक्यूज्ड है, जो विक्टिम है, एटलीस्ट उनको समझ भी आए चीज़ें। ओके, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं आप ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपके क्वेश्चन भी दिखाए गए हैं, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 के, तो 4 में भी आ सकता है। ओके, कि जुडिशरी को कैसे और अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये हम एथिक्स में पढ़ते हैं। तो अभी ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी के बारे में सिर्फ जीएस पेपर 2 में ही पूछा जाएगा, ये जीएस पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ओके, ये सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, एथिक्स में पढ़ते हैं। फिर आपका जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। आपको लगेगा कि जुडिशरी 2 का है, तो 2 का तो है मेन टॉपिक, लेकिन टेक्नोलॉजी कैसे जुडिशरी के जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रिफॉर्म कर सकती है, वो हम जान सकते हैं इससे। ओके, बाकी जीएस पेपर 2 में तो पूछा जाना ही है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, तो ये काफ़ी इंसाइटफुल है, ये आप लाइन से ही समझ जाएंगे। A judge won't give verdict to please or displease anybody, says Justice DY चंद्रचूड़ जी, जो फॉर्मर सीजेआई है। तो इसमें अभी उन्होंने कहा है कि जज इसीलिए वर्डिक्ट नहीं देते कि किसी को प्लीज़ करना है, किसी को खुश करना है या किसी को ना खुश करना है। जो भी जजमेंट दिया जाता है वो लॉ के बेसिस में दिया जाता है और आपके एथिकल स्टैंडर्ड के बेसिस में दिया जाता है। ओके, तो एथिक्स और लॉ क्या करता है, दोनों आपके कभी आपके कन्वर्ज करते हैं, कभी डाइवर्ज करते हैं। तो इसके ऊपर भी एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ओवरऑल जो जजमेंट होते हैं उनको आपके सब्जेक्टिवली नहीं दिया जाता है, ऑब्जेक्टिवली दिया जाता है। और जब भी आप देखेंगे कि जजमेंट में सब्जेक्टिविटी आया है तो वो क्रिटिसाइज होने लगता है। ओके, तो उसके बाद आपका एआई का कैसे लॉ में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर लीगल पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके क्या बेनिफिट और क्या चैलेंजेस है, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है और पूछा जा सकता है। जैसे अभी अगर एआई का इस्तेमाल किया गया तो अभी एआई के पास तो आपका क्रिएटिविटी नहीं होता है, एआई के पास तो मॉरलिटी नहीं होता है। तो वो जो मॉरलिटी है, क्रिएटिविटी है, उन चीज़ों वो ह्यूमन ब्रेन ही कर सकती है। ओके, तो एआई में खुद में बायस रहता है, तो उस बायसनेस की वजह से क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम्प्लीटली हम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एआई का बेहतरीन इस्तेमाल कौन कर सकता है, जिसके पास नॉलेज है। एआई चला कौन रहा है उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो नॉलेजेबल पर्सन होंगे वो एआई से कैसे मदद लेंगे कि एआई में एक टॉपिक दिया तो उस टॉपिक में जो भी चीज़ें आई तो उसको वो जब भी पढ़ेगा उसको अंधाधुंध नहीं पढ़ेगा, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हुए ही पढ़ेगा कि ये सही है तो सही है, जब गलत है तो उसमें रुक के उसको क्वेश्चन भी कर सके। तो वैसे लोगों के लिए एआई बेनिफिशियल है। ओके, तो इसीलिए क्या है, हम कम्प्लीटली एआई के ऊपर वो जजमेंट के लिए ही हो या फिर लीगल पढ़ाई के लिए हो डिपेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी क्या है, एआई का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके,
तो इसमें कहा गया है कि आपका यूज़फुल फॉर लॉ स्टूडेंट बट मस्ट नॉट रिप्लेस ओरिजिनल एनालिसिस। तो ओरिजिनल एनालिसिस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अभी एआई का इस्तेमाल करके क्या है, कोई भी केस लॉ है उसको समझने के लिए क्या है, आपका उसका समरी इजी तरीके से आ जाता है। लेकिन कभी क्या है, आपका एआई बायस्ड होने से मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है। तब क्या है, लोगों को अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगाना होगा। ओके, अपना एथिकल रीजनिंग इस्तेमाल करना होगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट डज अ टेरर ग्रुप ब्रांडिंग इंटेल। तो अभी मुद्दा क्या है इसमें, जो आपका सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है, जो आपका क्या करता है, सिख लोगों का जो आपका ओपिनियन है उसको मोबिलाइज करता है फॉर सेपरेट खालिस्तान, कि इंडिया का जो पंजाब रीजन है उसको सेपरेट खालिस्तान बनाया जाए। तो ये जो ग्रुप है ये आपके डिफरेंट जो रीजन है उसमें ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन देशों में। तो अभी इंडिया मांग कर रहा है कि ऐसे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है इनको बैन किया जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, तो हाल ही में आपने देखा कि न्यूजीलैंड के जो पीएम थे उन्होंने कहा कि हमारा देश डेमोक्रेटिक वैल्यू, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, तो हम इन पे बैन नहीं लगा सकते हैं अनटिल ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश ने क्या किया है, अंडर यूएपीए जो एसएफजे पार्टी है उसको आपका बैन करके रखा है अंडर यूएपीए लॉ। तो अभी इसमें क्या है, आपका यूएपीए लॉ क्या है, ओके, ये जानना ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। तो इसमें जो आपका सिख फॉर जस्टिस है इसको क्यों बैन करना चाह रही है इंडिया डिफरेंट नेशन में, उन देशों की मदद से। तो एक तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ओके, फिर लीगल एक्शन अगेंस्ट इंडिया में लिया गया है अंडर यूएपीए। तो उसके बाद थ्रेट अगेंस्ट इंडियाज एंड इंटरेस्ट अब्रॉड है। तो हमारे जो आपके एम्बेसीज है, डिप्लोमेट है, पार्लियामेंट है एंड आपका एयर इंडिया फ्लाइट्स है, उसमें भी ये फिर फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, थ्रेट डालते रहते हैं। फिर आपका मिटिगेटिंग यूएस कनाडा खालिस्तान इन्वेस्टिगेशन। तो कुछ समय पहले 2024 में आपने देखा था कि जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनके डेथ को लेके टेंशन क्रिएट हो गया था बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो ये सभी चीज़ें क्या कर सकती है, जो हमारा रिलेशन होता है विद डिफरेंट नेशन वो भी ख़राब कर सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना है, ताकि आपका मेंस में कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिक्योरिटी रिलेटेड, डिप्लोमेसी रिलेटेड, तो आप वो जवाब दे सकेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा कि ये जो एक मुद्दा है इसकी वजह से क्या है, इंडिया कनाडा का बीच में जो रिलेशन था वो ख़राब हो गया। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, तो पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाई इज़ अपलोडिंग वोटिंग डेटा इज़ अ चैलेंज। तो अभी इसमें कौन से वोटिंग डेटा के बारे में बात किया जा रहा है, तो स्पेशली ये समझना है आपको 2024 में जो एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर काम करती है। तो इसने एक पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि बोथ वाइज जो बूथ होता है, बूथ वाइज आपके जो डेटा है उसको रिलीज़ किया जाना चाहिए, ताकि इलेक्शन में और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, डेमोक्रेसी को और क्रेडिबल बनाया जा सके, इलेक्शन प्रोसीजर को और क्रेडिबल बनाया जा सके। लेकिन अभी इसमें बूथ वाइज डेटा को पब्लिक करना, उसमें कौन से दिक्कतें हैं, क्या कंसर्न्स रह सकती है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ओके, तो स्केल, हमारा जो स्केल ऑफ इलेक्शन है बहुत लार्ज ह्यूज स्केल में होता है। ओके, तो 1 करोड़ पोल वर्कर, लगभग 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस है। तो हर पोलिंग स्टेशन का डेटा आपका पब्लिक करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए मुश्किल है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा जस्टिफिकेशन दे रही है। ओके, फिर आपके लीगल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इसमें आ सकते हैं, क्योंकि लीगली ये मैंडेट नहीं किया गया है टू पब्लिश। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंट बूथ होता है तो उसमें इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें लोग वोटर्स आके वोट देते हैं, तो उसमें एक फॉर्म होता है 17C।
तो उसमें चीज़ों को एंट्री किया जाता है। जब आप वोट देने जाते हो ना, तो आपका जो वोटर कार्ड है उसको लेके वो रजिस्टर करते हैं, तो उसको कहा गया है फॉर्म 17C। तो इस फॉर्म 17C का दो पार्ट होता है। एक पार्ट तो जब आपका जो पोलिंग स्टेशन है, जो बूथ है, उसमें आपका जितने भी वोटर्स है, जितने भी पोल हुए, उनका जो काउंटिंग है वो लिखा जाता है। फिर इसको जब आपका फाइनल काउंटिंग होता है रिजल्ट आने के समय, तब भी इसको मैच करके देखा जाता है। तो ये जो फॉर्म है, जो आपका रिकॉर्ड है, इसको पब्लिश नहीं किया जाता है। तो इसके पब्लिकेशन के बारे में एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो भी दिक्कतें हैं ये बताई है। तो अभी क्या है, ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी फॉर्म 17C अभी न्यूज़ में है, तो इसीलिए क्या करना है आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। स्पेशली यूपीएससी में कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। जैसे फॉर्म 17 का कितना पार्ट है, दो पार्ट है। एक तो वोटर्स का रिकॉर्ड रखता है, कितनों ने वोट किया है। फिर जो काउंटिंग का समय होता है, उस समय ये जो पार्ट 1 है, इसको मैच करके देखा जाता है विथ पार्ट 2। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाकी ओवरऑल ध्यान रखिएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में, इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। पहला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल के बारे में पूछा जा सकता है। उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, जो न्यू लॉ आया उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आ सकता है। डिलिमिटेशन जो होने वाला है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम, वीवीपैट, ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। फिर यूज़ ऑफ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है, ओके, टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। तो ये सभी चीज़ें आप को ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स रिकोप आफ्टर स्पेस स्टे। तो स्पेस में स्टे करने के बाद कैसे एस्ट्रोनॉट्स फिर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो स्पेस में जाते ही क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोग्रेविटी, फिर आपके सन रेडिएशन की वजह से, तो वो सभी चीज़ें हमने लगातार 3 दिन से हम आर्टिकल में कवर कर रहे हैं। ओके, तो अभी साइकोलॉजिकल सिस्टम में, फिर हमारे मसल में, बोन में क्या प्रॉब्लम होता है, फिर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आता है, क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम में कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ में कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल जो इम्पैक्ट के साइड है ह्यूमन हेल्थ में, जो स्पेस में जाते हैं उनके हेल्थ में ये सभी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो इसमें इफेक्ट ऑफ माइक्रोग्रेविटी क्या है, और पोस्ट फ्लाइट रिकवरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ओके, जैसे फिजियोथेरापी कराना है, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करवाना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है, कार्डियो ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है, बैलेंस एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, हाइड्रेशन थेरेपी देना ज़रूरी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। पहला तो क्या है, अभी स्पेस से सुनीता विलियम्स जी ने और विल्मोर साहब ने रिटर्न किया है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, और प्लस क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो चीज़ें आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है 1-2 लाइन में। ओके, तो आपको देखना ज़रूरी रहेगा, एकदम सिंपल चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इसमें आप ये द फाइनल फ्रंटियर ऑफ मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें स्पेस से जो भी स्पेस में जो भी लोग रहते हैं फिर वापस आते हैं, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके लिए कौन सी मेडिसिन, कैसे उनको ट्रीट किया जा सकता है। ओके, तो उसी को इसमें स्पेस मेडिसिन कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ों को। रिटर्न ऑफ द स्पेस वॉकर्स, तो इसमें अभी स्पेशली आपके सुनीता विलियम्स जी और विल्मोर साहब के बारे में, उनका पास्ट का रिकॉर्ड क्या रहा है। ओके, उनका क्या एस्पिरेशन था, उसके बाद उन्होंने कैसे नेवी में, यूएस नेवी में टेस्ट पायलट काम किया था, फिर गल्फ वॉर में उनका क्या रोल था, उसके बाद वो कैसे नासा के एस्ट्रोनॉट्स बने। ओके, और फिर जब उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कितने बार वो जर्नी ट्रेवल किए, उनमें उनकी क्या अचीवमेंट्स रही है, तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में कभी पूछी जा सकती है। ओके, फिर आपके जो स्पेस फ्लाइट वो लेके गए थे बोइंग स्टार लाइनर, वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है उससे रिटर्न करवाया गया, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है जो हमने इसमें मेंशन किया है, क्योंकि ये पूछी जा सकती है। और प्लस इसमें जो इंडिया का गगनयान मिशन है,
ओके। उसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में अराउंड 400 किलोमीटर में। तो 3 दिन का सफ़र रहेगा, उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो ये सभी चीज़ें भी जानना ज़रूरी रहेंगी। ओके, तो इधर कहीं ये सभी चीज़ें मेंशन की है। ओके, इधर। और फिर 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्ण नैयर जी, ओके। फिर अजीत कृष्णन जी और अंगद प्रताप जी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ओके। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, रिटर्न करते हुए 4 एस्ट्रोनॉट्स ने रिटर्न किया था। तो उन बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स में से एक रशिया का एस्ट्रोनॉट्स भी थे, तो उनका भी नाम आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो एक आपके अलेक्जेंडर साहब थे, वो रशिया के हैं। और एक है निक ह्यूग। ओके, तो 2 नाम के साथ आपको बाकी 2 नाम भी याद रखने हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इन्फ्लुएंज़ा। तो अभी आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ने वाली है। तो गर्मी के वजह से क्या होता है, आपका जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारे रीजन में, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लुएंज़ा बढ़ती है। इन्फ्लुएंज़ा बढ़ने का मतलब फ्लू बढ़ता है। तो फ्लू बढ़ने का बहुत सारा रीज़न आपका बिकॉज ऑफ क्लाइमेट है। क्योंकि क्लाइमेट वेट होता है, तो उससे डिफरेंट आपके मॉस्किटोस ये सब, फिर आपके वायरस बैक्टीरिया ये सब जो आपके बॉन्ड होते हैं, इसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंज़ा का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो अभी इन इन्फ्लुएंज़ा के लिए आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल क्या करता है, वैक्सीन्स की गाइडलाइन निकालता है कि कैसे वैक्सीन्स को आपके इन्फ्लुएंज़ा को आने से पहले ही डेवलप करना है, ताकि पॉपुलेशन को या फिर उनके लाइफ को बचाया जा सके। क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा से अभी स्पेशली क्या होता है, जो अंडर 5 बच्चे हैं और ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज के जो पॉपुलेशन है, प्लस जिनको क्रोनिक डिजीजेस है जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो इन सभी चीज़ों को, या फिर किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस है, तो इनको अटैक कर सकता है और ये आपका डेथ भी कॉज कर सकता है। ऐसे तो नॉर्मली इन्फ्लुएंज़ा क्या होता है, आपके बॉडी का इम्यूनिटी उसको ठीक कर लेता है। लेकिन जो वल्नरेबल है इसके लिए, बिलो 5 के बच्चे और अबव 65 के, और जो जिनको क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या करना है, वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है। और इन्फ्लुएंज़ा के लिए हमारे देश में जैसे आपका इंद्रधनुष के तहत डिफरेंट वैक्सीनेशन दिया जाता है कंपलसरीली, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो जो इंद्रधनुष स्कीम है, तो उसके तहत आपका जो इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन है उसको भी कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि लोगों का हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बाकी इन्फ्लुएंज़ा आपके नोज़ को, थ्रोट को और फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में सिंपली पूछी जा सकती है। ओके। बाकी WHO का रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपका अभी क्या होता है, जो फ्लू होता है या जो इन्फ्लुएंज़ा होता है, उसका जो स्ट्रेन होता है वो चेंज होते रहता है, म्यूटेट हो के। तो इसीलिए क्या करना है, वैक्सीन में भी जो अभी वैक्सीन को कैसे डेवलप किया जाता है, जो वायरस है उसी का आपका वीक स्ट्रेन को, जो स्ट्रेन है उसको लेके उसको वीकर करके लोगों के शरीर में डाला जाता है, जिससे क्या करता है, एक इंडिविजुअल का बॉडी वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता है। तो इसलिए अगर जो स्ट्रेन है वो अगर म्यूटेट होके अलग हो गया है, तो जो एग्जिस्टिंग आपका वैक्सीन है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए क्या करना है, वैक्सीन को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो इसी के बारे में क्या है, WHO ने डिफरेंट आपके रिकमेंडेशंस, गाइडलाइंस दी है देशों को। ओके, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, आपका सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को गति कर रहा है। ओके, मतलब सन गति नहीं कर रहा है, हम आपके गति कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जब आपका अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, तो उससे क्या होता है, हमारे सीजन के चेंजेस आती है। तो अभी सन क्या करने वाला है, आपके 90 डिग्री एंगल में स्लैंटिंग करने वाला है ऑन नॉर्दर्न स्फीयर हेमिस्फीयर। तो वो इसीलिए क्या है, इसको लेके डिजीजेस भी देखे जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है उसमें हम सोलर सिस्टम भी पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे रेवोल्यूशन और रोटेशन की वजह से कैसे आपके सीज़न के चेंजेस आते हैं, उसमें कैसे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें जानना ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द नीड टू प्रिजर्व सेक्रेड ग्रुप्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2024 के दिसंबर में डायरेक्शन दिया था राजस्थान गवर्नमेंट को कि जो भी सेक्रेड ग्रुप्स है,
तो सेक्रेड ग्रुप्स को राजस्थान में ओरन्स कहा जाता है। तो इन ओरन्स को फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर किया जाए और इनका प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाए अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो अभी इस टॉपिक में क्या करना है, आपको सेक्रेड ग्रुप्स को अच्छी तरीके से समझना है कि ये आपके कम्युनिटी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। और इनको क्या किया जाता है, बाय जो इंडिजीनियस कम्युनिटी होती है उनके द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से इसमें अभी क्या होगा, स्टेट का इंटरवेंशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंटरवेंशन बढ़ेगा और ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, उनके जो फॉरेस्ट के ऊपर राइट है उसको कैसे इम्पैक्ट करेंगी, उसको लेके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन जनरली आपका प्रीलिम्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फिर आपके सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपके केरला में, तमिलनाडु में इनको क्या नाम से जाना जाता है, ओके। राजस्थान में ओरन और महाराष्ट्र में देवोबन, ओके। देवोबन, इसे आप देख सकते हैं कि भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सेक्रेड फॉरेस्ट या सेक्रेड ग्रुप है, ओके। फिर आपके कश्मीर में बनी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड देववन कहा जाता है, ओके। फिर कवू कहा जाता है केरला में, कोबिला कुडू कहा जाता है आपका तमिलनाडु में। तो ये सभी चीज़ें थोड़ी देखनी ज़रूरी हो जाती हैं, ओके। बाकी अभी इसमें क्या ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी आपके सेक्रेड ग्रुप्स हैं उनके प्रोटेक्शन में आपका कम्युनिटी को भी साथ में रखना ज़रूरी है, उनका जो राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। प्लस आपका इसमें ग्लोबल कंपैरिजन भी दिखाया गया है। तो जापान में सिंटो श्राइन फॉरेस्ट कहा जाता है, इथोपिया में चर्च फॉरेस्ट कहा जाता है, नाइजीरिया एंड घाना में सेक्रेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल ट्राइब्स, ओके। फिर केनिया में जो काया फॉरेस्ट है, तो अभी काया पूछा जा सकता है क्या है, तो केनिया में ये सेक्रेड ग्रुप है, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जे के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर जापान इंटीग्रेट सेक्रेड फॉरेस्ट इनटू नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको ध्यान रखना है। बाकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन को राइट्स दिया गया है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है राजस्थान गवर्नमेंट को, तो उससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उनके जो राइट्स को इंश्योर किया गया था अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, तो उसके साथ ये थोड़ा एक कन्फ्लिक्ट में आ सकता है। तो इन फ्यूचर उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके जो मेडिसिन है उसको रीपर्पस किया जा सकता है। तो अभी देखिए एआई, आप देखते हैं ना कि आपका जब कोई एआई प्रेजेंट, आपको कभी जब माइक्रोसॉफ्ट में पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसमें आपको बहुत सारा टाइप करना पड़ता है, खुद से डिज़ाइन लगाना पड़ता है, ओके। लेकिन अगर आप जैसे गामा एआई जैसे टूल अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप बस कंटेंट दे दीजिए, वो खुद से उसको पूरा सजा के दे देता है आपको। तो उसी तरह से क्या है, अभी मेडिसिन में अगर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो ड्रग है उसका रीपर्पजिंग किया जा सकता है कि एक ड्रग को और डिफरेंट कौन कौन से चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए आपका क्लिनिकल ट्रायल्स करना होगा बाय ह्यूमंस, तो उसमें बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर एआई का इस्तेमाल करके इसको इंश्योर किया गया तो इजीली क्या है, ड्रग का आपका रीपर्पजिंग किया जा सकता है कि कैसे आपके डिफरेंट डिजीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। फिर आपका ड्रग का क्या साइड इफ़ेक्ट है, ओके, क्या मॉलिकुलर इंटरेक्शन है, तो ये सभी चीज़ें इजीली इंश्योर की जा सकती है, ओके। तो यही चीज़ें इस आर्टिकल में कही गई है। तो अभी एआई साइंस एंड टेक के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ओके। और उस हिसाब से आपको क्या है, एआई का इस्तेमाल हेल्थ में, एजुकेशन में, फिर मेडिसिन में, फिर आपके एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं भी पूछ लिया जा सकता है। तो इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना ज़रूरी है। तो डिफरेंट मेडिसिन जो है, जो क्या कर रहे थे आपके जैसे ये आपका मेटाफॉर्मिन जो मेडिसिन है, ये आपके ओरिजिनली डेवलप किया था डायबिटीज़ के लिए, ओके। लेकिन अभी इसमें एक्सप्लोर किया गया है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। फिर आपका ये जो मेडिसिन है थालीडोमाइड, ओके, इसको ये इनफेमस हो गया था बिकॉज ये बर्थ डिफेक्ट को कॉज करता था। लेकिन बाद में देखा गया कि इसका लेटर जब रीपर्पस किया गया तो लेप्रोसी के लिए ये काम में आने लगा।
तो ऐसे क्या किया जा सकता है, एआई का इस्तेमाल करके जो डिफरेंट मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको आपका एनालिसिस किया जा सकता है, फिर इसको अलग किसी और प्रॉब्लम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो देखा जा सकता है। प्लस पेशेंट के डिफरेंट पेशेंट के अंदर एक पर्टिकुलर ड्रग का क्या रिएक्शन होता है वो देखा जा सकता है, कैसे रिएक्ट करता है मेडिसिन वो देखा जा सकता है। ओके, और पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन को आपका एनालाइज किया जा सकता है, वो भी फास्ट तरीके से। ओके, तो इसीलिए क्या है, एआई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेडिसिन और हेल्थ के फील्ड में, लाइक एग्रीकल्चर, लाइक एजुकेशन। तो इसी के साथ आज का जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आपका अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग आप पूछ सकते हैं, और अपकमिंग एपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें फ़ोन कीजिए इस नंबर में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और आई होप आप जल्दी एक अच्छा सिविल सर्वेंट बन जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है उसको समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।